नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब तक हमने नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा है यानी कि सीएनजी के बारे में पढ़ा है। आज हम जानेंगे कि क्या होता है एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस। चलिए तो देखते हैं अभी ये हाल में ही चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो हाल में ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं यानी कि हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने इस महीने मध्य प्रदेश के गेल इंडिया लिमिटेड के विजयपुर परिसर में भारत की पहली लघु स्तरीय तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि SSLNG इकाई जो है अभी राष्ट्र को समर्पित की है। ये जो है हमारी सरकार की तरफ से बहुत अच्छा कदम है। क्यों, इससे होगा क्या, हम जो नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। चलिए देखते हैं कैसे। अब देखो यहाँ पर आपको ये भी बता रहा है कि एयर रेटिंग ने क्या कहा है, मंगलवार को एक रिपोर्ट में ये कहा है कि जो हमारी घरेलू प्राकृतिक गैस है उसका, अगर हम प्राकृतिक गैस का उत्पादन जो है घरेलू तरीके से करेंगे तो होगा क्या कि हम जो भारत में जो बाहर से आयात कर रहे हैं हम LNG, उसको हम कम कर पाएंगे। मतलब कि आयात पे हमारी निर्भरता जो है कम होगी। अगर हम आपको आंकड़ों की बात बताएं तो वर्ष 2020-21 में जो हम खपत कर रहे थे यहाँ पर अपनी LNG का, उसका तकरीबन 55% तक हम जो है बाहर से आयात कर रहे थे, 55% से बल्कि ज़्यादा ही। तो हमारे भारत का अभी ये इनिशिएटिव है कि वर्ष 2025-26 तक हम इस पर जो निर्भरता है आयात पर वो घटाकर तकरीबन 46% तक या 45% तक गिरा लें, यानी कि टोटल 10% तक हम जो है अपनी निर्भरता आयात को कम कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से हो पाएगा हम देखते हैं आगे। देखो, जो सबसे पहले हम आपको बताएं कि तरलीकृत जो गैस है इसका उत्पादन कैसे किया जाएगा। तो जो हमारी नेचुरल गैस है, जो हमारी प्राकृतिक गैस है, उसको क्या किया जाएगा, उसे तरल अवस्था में बदला जाएगा। किस तरीके से बदला जाएगा, तो उसे -160 डिग्री सेल्सियस या हम कह सकते हैं -2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसे जो है ठंडा किया जाएगा। जब नेचुरल गैस को इतने टेम्परेचर पर ठंडा किया जाएगा तो वो होगा क्या, वो एक तरल अवस्था में जो है परिवर्तित हो जाएगी और इस तरल अवस्था में इसे परिवर्तित करके इसे फिर दूसरी जगह पर ले जाया जाएगा। वहाँ पर इसे फिर से जो है गैस की अवस्था में चेंज किया जाएगा। अब इतनी सारी प्रोसेस की जो है हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्यों हम इसे इतना ठंडा करके तरल अवस्था में लेके जा रहे हैं, ये सब हम देखेंगे। देखो, होता क्या है, जो हमारी नेचुरल गैस है जब हम इसे परिवहन करते हैं तो क्या होता है कि इसके लिए जो हमें पाइपलाइंस चाहिए होती हैं वो हमारे समुद्र के अंदर से काफ़ी दूर तक नहीं लेके जा सकते। तो होगा क्या, हम इसे लिक्विफाइड फॉर्म में चेंज करके एक कंटेनर्स में भर के, जो इस स्पेशल टाइप के कंटेनर होंगे उन कंटेनर्स में भर के शिपों के माध्यम से हम इन्हें जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब समुद्र को पार करके ले जा पाएंगे। हम अभी तक जो कंप्रेस्ड गैस का जो भी हम परिवहन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वो किसके माध्यम से करते हैं, पाइप्स के माध्यम से करते हैं, जो ज़मीनी स्तर पर तो सही है, लेकिन समुद्र के अंदर से हम इसे करने में अभी इतने सक्षम नहीं हैं। बहुत कम दूरी के लिए ही हम इसे कर पाते हैं। आगे देखते हैं। आगे ये आपको बता रहा है कि LNG एक स्वच्छ ईंधन है। क्यों है, तो LNG क्या है कि कोयले की तुलना में ये जो है 45%, और अगर बात करें ऑयल की तुलना में ये जो है तकरीबन 30% तक कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है, जिसके कारण इसे क्या कहा जा रहा है, जीवाश्म ईंधन के तौर पर इसे एक स्वच्छ ईंधन माना जा रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा नेचुरल गैस है वो एक जीवाश्म ईंधन है। वो काफ़ी सालों तक जो है हमारे पेड़ पौधे या जो हमारे कार्बन पदार्थ होते हैं वो काफ़ी टाइमों तक जो है ज़मीन के नीचे अगर दबे रहते हैं तो वहाँ पर हमारी एक गैस बनती है जिसे हम कहते हैं नेचुरल गैस। तो ये हमारा एक जीवाश्म ईंधन है। अब देखो, ये जो गैस है ये रंग स्पष्ट गंधहीन यानी कि क्लियर है, गंधहीन रंगहीन LNG है, और इसमें जो है 85 से 95% तक तकरीबन जो होता है वो क्या होती है, मीथेन होती है। और ये जो है ये जो बाकी जो भी हमारे जीवाश्म ईंधन है, जो भी हम ईंधन यूज़ करते हैं उसकी तुलना में जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है वो कम करती हैं। अब देखिए, होता क्या है, जैसे हम अगर आप घर पर कोई भी चीज़ जलाते हैं, मान लीजिए घर में आपने दिया ही जलाया, तो क्या करें, अगर उस दिए के ऊपर आप एक प्लेट रखें तो क्या होगा, वो काला पड़ जाता है। तो कोई भी चीज़ जलाते हैं तो वो कालिक छोड़ती है, पार्टिकुलेट छोड़ती है, कुछ कण छोड़ती है, तो उनका उत्सर्जन इस गैस में सबसे ज़्यादा कम होता है। साथ ही साथ हम आपको बताएं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है और मरकरी, जो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के लिए बहुत ही हानिकारक मानी जाती है,
उसका उत्सर्जन इसमें जो है बहुत ही नगण्य मात्रा में होता है, मतलब कि नेग्लिजिबल माना जाता है कि नेग्लिजिबल यहाँ पर इसका उत्पादन होता है। एक चीज़ आपको और बताएं कि यहाँ पर जो मीथेन होता है, मीथेन के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि ब्यूटेन होगा, प्रोपेन होगा, इथेन होगा और थोड़ी मात्रा में यहाँ पर जो है नाइट्रोजन भी मिलता है। लेकिन ये सारी जो इनकी जो एग्जैक्ट कंपोजिशन होता है कि कितनी मात्रा में ये मिलेंगे हमारी मीथेन के साथ, तो ये पता चलता है कि आपको जो नेचुरल गैस है, जो आपने नेचुरल गैस ली है यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस के लिए, तरलीकृत करने के लिए, वो नेचुरल गैस का स्रोत क्या है, किस सोर्स से उसे लिया है और इसकी प्रोसेसिंग कैसे की गई है। उस पूरी प्रोसेसिंग से आप एक एग्जैक्ट कंपोजिशन निकाल सकते हैं, कितना इसमें ब्यूटेन है, कितना इथेन है और कितना प्रोपेन है, और साथ ही साथ नाइट्रोजन की मात्रा यहाँ पर कितनी होगी। आगे देखते हैं कि आगे हमें बता रहा है कि जो हमारा LNG है उसका हमें भंडारण कैसे करना होता है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि LNG है क्या, एक नेचुरल गैस ही है। इसके परिवहन के लिए और भंडारण के लिए हम इसे तरलीकृत कर रहे हैं। और इसमें है क्या कि हमने जैसे अभी आपको बताया कि क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है, मीथेन की मात्रा है। मीथेन का जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसका जो परिवहन और भंडारण होता है वो बहुत मुश्किल होता है। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर जो गैस है उसको हम ज़मीन के स्तर पर हम पाइपलाइन के माध्यम से बड़े आसानी से दूसरी जगह पर पहुँचा सकते हैं, लेकिन जहाँ बात होती है समुद्र की, तो समुद्र क्रॉस करने में जो इन गैसों का परिवहन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम बहुत कम दूरी के लिए ही इनका परिवहन कर पाते हैं। तो किया क्या जाएगा कि नेचुरल गैस को तरलीकृत किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, इसे महासागर के एक पार से दूसरी पार ले जाया जाएगा। किस तरीके से, शिपों में रख के एक कंटेनर्स में। अब वो कंटेनर्स कैसे होंगे, तो हम आपको बताएं कि कंटेनर्स जो होंगे क्रायोजेनिक कंटेनर्स होंगे, जो बाहर से आपका जो है इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो इसके अंदर टेम्परेचर है -160 का वो मेंटेन रह सके। और साथ ही साथ इसमें ये अपने आप जो है ऑटो फ्रीजिंग की जो है फैसिलिटी अंदर प्रोवाइड करते हैं। क्रायोजेनिक कंटेनर्स होते हैं ये पूरे। अब इसमें क्या है कि अगर हमें थोड़ी बहुत दूरी के लिए ट्रक के माध्यम से कहीं पर लेके जाना है, तो हम ट्रक के माध्यम से भी लेके जा सकते हैं। कहीं पे गैस अगर हम पाइपलाइन नहीं बना पा रहे हैं तो वहाँ पर हम ट्रक के माध्यम से भी इन्हें पहुँचा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, दूसरा आपको बता रहा है कि LNG गैस जो होती है 600 गुना कम जगह घेरती है। यानी कि आपकी अगर कोई गैस है नेचुरल, कोई आप नॉर्मल गैस ले रहे हैं, तो वो जितनी जगह घेरेगी उससे 600 गुना कम ये जगह घेरेगी। अगर बात करें, आपको बताएं तो ये कितनी हल्की होती है। अगर पानी का आप वेट लें, पानी का जितना वेट होगा उससे आधा वेट होगा इस तरलीकृत गैस का। साथ ही साथ इसने आपको बता रहे हैं कि मतलब 160 डिग्री टेम्परेचर पे ये रहनी चाहिए और दबाव में यहाँ पर एक जो है प्रेशर आपका मेंटेन रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। अब देखो, ये होता क्या है, अगर हमने यहाँ से गैस को भेजा तो एक टर्मिनल पे ये पहुँचेगी। यहाँ से अगर हमने भेजा तो किसी दूसरी जगह पे पहुँचेगी, वहाँ पे एक टर्मिनल होगा, वहाँ पर इसे अनलोड किया जाएगा, तरलीकृत गैस को वहाँ पर इसे संग्रहित किया जाएगा और फिर से इसे गैस की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि लोकल एरिया में इसे जो है पाइपलाइन के माध्यम से पहुँचाया जा सके। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में जब हम बाहर से आयात करते हैं LNG को, तो मेनली 2 टर्मिनल हैं जहाँ पर इनको रखा जाता है। एक है दाहेज जो कि गुजरात में है। इसे सबसे पहली बार यूज़ किया गया था वर्ष 2004 में। इसे सबसे पहले ये बना था और इसे यूज़ करना स्टार्ट हुआ था। ये है हमारा गुजरात में। और दूसरा जो हमारा टर्मिनल है वो है हमारा कोची यानी कि केरल में। अब देखो, अगर बात करें इनकी कैपेसिटी की, तो इसकी कैपेसिटी अगर 40 लोडिंग रखने की है, तो कोची की जो कैपेसिटी है वो 20 लोडिंग पर डे रखने की है, यानी कि जस्ट हाफ है। ये चीज़ याद रखिएगा, इसकी कैपेसिटी जो है डबल है। आगे देखते हैं, और क्या है, LNG की जो पूरी हमारी प्रोसेस होती है वो कैसे चलती है। LNG बनाने की पूरी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की पूरी प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है। अनावेशन और उत्पादन। अब देखो, जो हमारी प्राकृतिक गैस है, मैंने आपको बताया है कि किससे बनती है, प्राकृतिक गैस से बनाते हैं इसे। उसके परिवहन के लिए इसे यूज़ किया जाता है, परिवहन उसका अच्छे से हो सके इसलिए हम उसे तरलीकृत कर रहे हैं। और प्राकृतिक गैस, उसके आप देखो, हमें लिक्विडफाई गैस बनानी है, इसके लिए हमारे पास होना क्या चाहिए, सबसे पहले हमारे पास प्राकृतिक गैस होनी चाहिए। उसके बाद हम इसको जहाँ पर भी इसकी प्रोसेसिंग करेंगे, यानी कि जहाँ पर भी हम इसको LNG में कन्वर्ट करेंगे, वहाँ तक इसे पहुँचाने की हमारे पास सुविधा होनी चाहिए प्राकृतिक गैस को। दूसरा कह रहा है द्रवीकरण। द्रवीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही हम क्या कर पा रहे हैं,
जो नेचुरल गैस है उसे हम तरलीकृत कर पा रहे हैं। और इसमें हो क्या रहा है, हम इसे बस 260 डिग्री -260 डिग्री फ़ारेनहाइट या -160 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर नीचे ले जाकर उसको तरलीकृत कर रहे हैं, उसे तरल अवस्था में लेके जा रहे हैं गैस को। अब देखो तीसरा क्या है इसमें, तीसरा शिपिंग। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर शिपिंग के लिए कैसे कंटेनर यूज़ किए जाएंगे। विशेष तरीके के कंटेनर होते हैं जिन्हें कहा जाता है क्रायोजेनिक कंटेनर। ये कंटेनर क्या करेंगे, एक तो आपको आइसोलेशन प्रोवाइड करेंगे, मीन्स अगर अंदर आपका -160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो वो इतना ही रहे, वो बढ़े ना, क्योंकि अगर वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारी जो तरलीकृत अवस्था में जो अंदर गैस है वो फिर से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगी। तो ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑटो रेफ्रिजरेशन। अगर मान लो थोड़ा बहुत टेम्परेचर वहाँ पर इंसुलेशन थोड़ा कम होता है तो वहाँ पे ऑटो जो है वहाँ पर टेम्परेचर जो है अपने आप उतना ही मेंटेन रहे, साथ ही साथ वहाँ पर एक दबाव बना रहे, एक प्रेशर जितना उसे मेंटेन करने के लिए चाहिए एक तरलीकृत गैस को उतना वहाँ पर बना रहे। ये सब फैसिलिटी हमें एक विशेष टैंकर यानी कि क्रायोजेनिक टैंकर में मिलती हैं। और उनमें भरकर फिर क्या किया जाता है, इन्हें पानी के विशाल जहाज़ों के माध्यम से समुद्र पार करा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। फिर आपको बोल रहा है भंडारण और पुनः गैसीकरण। अब देखो हमने गैस तो ले लिया, हमने पूरा शिपिंग भी कर दिया, अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास वो चीज़ आ जाएगी तो हम कहीं पे भर के भी तो रखेंगे। आप बाहर से बाज़ार से कोई भी चीज़ अपने घर के लिए ख़रीद के लेके आते हैं तो क्या करते हैं, उसे कहीं पे भर के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पर पहले होगा उसे स्टोर करके रखेंगे और फिर जब हमें इसे यूज़ करना होगा वहाँ पर करेंगे क्या, जो हमारी ये LNG है इसे हम गर्म करेंगे। किस माध्यम से, तो एक प्रक्रिया होगी जिससे कहा जाएगा वेपोराइज़र की श्रृंखला। इसके माध्यम से होगा क्या, हम यहाँ पे वेपर्स, गर्म वेपर्स इस के बीच में से इस गैस को निकालेंगे तो क्या होगा, क्या ये जो है तरलीकृत जो गैस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम इसकी वहनीयता देखते हैं। देखो जैसा मैंने आपको बताया ये एक प्राकृतिक गैस है और एक ऊर्जा का स्रोत है, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसे पहले से यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस को हम यूज़ करते आ रहे हैं, खाना पकाने के लिए भी यूज़ करते आ रहे हैं, कई जगहों पे हम परिवहन के कार्यों के लिए भी इसका यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन मानना यह है कि ये एक जीवाश्म ईंधन है, तो हम इस पे अपनी निर्भरता नहीं बना सकते कभी ना, क्योंकि जितने भी जीवाश्म ईंधन हैं वो कभी ना कभी नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म होने की प्रोसेस में है। हम इस पे निर्भरता नहीं बना सकते क्योंकि जीवाश्म ईंधनों की एक सीमा होती है, वह ख़त्म हो जाते हैं कुछ समय बाद। अब यहाँ पर देखिए है क्या, हमें क्या करना है, हमें नेट ज़ीरो पे भी जाना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, अलग अलग नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोतों की ओर हम बढ़ेंगे। और जिसके लिए ये माना जा रहा है अभी के लिए, आगे तो देखो जीवाश्म ईंधन जब खत्म होंगे तब की बात अलग है। अभी ये माना जा रहा है कि अगर जीवाश्म ईंधन में भी बात करें तो LNG जो है सबसे स्वच्छ जो है जीवाश्म ईंधन है, जिससे के द्वारा जो है सबसे कम कार्बन की मात्रा जो है हमारी पर्यावरण में उत्सर्जित हो रही है। ग्रीन हाउस की जो हमारी प्रॉब्लम है वो बहुत कम हो रही है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया सल्फ़र डाइऑक्साइड भी बहुत कम मात्रा में जो है हमारे वायुमंडल में उत्सर्जित हो रही है इसके माध्यम से। तो जो अभी तक की अगर हम बात करें तो सबसे स्वच्छ ईंधन है हमारा LNG। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि हम जो है अपने नेट ज़ीरो की तरफ बढ़ने के लिए हम, भारत भी इसके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। जैसे कि अपनी जो इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे ने अपनी कुछ ट्रेन्स को ऐसा कहा है कि आने वाले कुछ सालों में 1 या 2 साल में अपनी जो पैसेंजर ट्रेन है वो पूरी तरह से LNG पर काम करेंगे, मतलब कि LNG ही उसमें ईंधन की तरह यूज़ होगा। जैसे हमने अब तक क्या करा है, हम कुछ ट्रेनों को इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चला रहे हैं ताकि हमारा जो नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन की तरफ हमारा जो इनिशिएटिव है वो हमारा पूरा हो सके। आगे देखते हैं, देखो LNG का हम यूज़ और कहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर हमारी लंबी दूरी के परिवहन के जो साधन हैं वहाँ पर तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 2024 तक 1 लाख ट्रक या 1 लाख जो बसें हैं उसमें LNG को हम एज अ ईंधन यूज़ करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। दूसरा देखिए ये कह रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में जो परिवहन होता है, यानी कि जो जलमार्ग में हमारे जहाज़ जाते हैं वो अभी तक कौन से ईंधन पे चलते हैं, वो या तो पेट्रोल पे चलते हैं या डीजल पे चलते हैं, जिसकी वजह से हमारा कार्बन उत्सर्जन जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर भी एक कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर उसके जो आसपास के एरिया होता है, मतलब जहाँ पर भी हमारे जहाज़ लगते हैं, जो हमारा बैंक होता है, वहाँ पर एक यूनिट बनाई जाए ताकि हम उन जहाज़ों में भी LNG को एज अ परिवहन जो है यूज़ कर पाएँ।
फिर देखिए दूसरा कह रहा है जो समुद्र में मछली पकड़ने वाले छोटे छोटे जहाज होते हैं वहाँ पर भी ये कह रहा है कि वहाँ पर भी ये LNG का यूज़ करेंगे एज अ ईंधन। और साथ ही साथ मैंने आपको भारत का एक और इनिशिएटिव बताया है कि हमारी जो इंडियन रेलवे है वो भी इसका यूज़ करने जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब देखिए भारत में जो है, भारत में कहाँ कहाँ पे जो है LNG का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो भारत के गुजरात के दहेज में, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे आयातित भी जो गैस होती है वो भी वहाँ पर रखी जाती है। तो गुजरात के दहेज, साथ ही साथ बात करें तो गुजरात का हजीरा और मुद्रा, ये 3 जगह ऐसी हैं, हजीरा और मुद्रा, ये 3 जगह गुजरात में है जहाँ पे हम LNG का जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं। और बात करें तो महाराष्ट्र के ढबोल में भी हम इसका उत्पादन कर रहे हैं। साथ ही साथ तमिलनाडु के एनोर में और केरल के कोची में हम इसका जो है उत्पादन कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया 2 हमारे जो है आयातित टर्मिनल हैं, दहेज और कोची। अब यहाँ पे हमने भारत की तो बात कर ली, अब हम आपको बता दें कि वैश्विक स्तर की अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है LNG का सबसे पहले इसने उत्पादन कब स्टार्ट करा था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका उत्पादन 1941 में स्टार्ट करा था। आज के टाइम पे ये अमेरिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा LNG का निर्यात करता है, सबसे ज़्यादा LNG निर्यात करता है। इसके बाद हमारे आते हैं ऑस्ट्रेलिया, कतर और फिर आता है हमारा रशिया। अब देखिए यहाँ पे जो कतर है, देखो यहाँ ये जो कतर है, ठीक है, भारत अपना जितना भी LNG का बाहर से आयात कर रहा है उसका तकरीबन 42% जो है ये आयात करता है कतर से। भारत अपने आयात का 42% जो है कतर से आयात करता है LNG का। अब तक हमने बात करी कि कौन कौन से देश सबसे ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं। अगर हम बात करें आयात की तो बहुत से ऐसे देश हैं जो अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए किस पे LNG को एक बहुत बड़ा हिस्सा बना लिया है अपनी ज़रूरतों के लिए। इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आयात कर रहा है देश वो है चीन। चीन सबसे पहले नंबर पे है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जापान, तीसरे नंबर पे हमारा है दक्षिण कोरिया, चौथे नंबर पे है ताइवान और फिर 5वें नंबर पर हमारा आता है भारत। 5वें नंबर पे भारत हमारा जो है LNG का अब तक जो है आयात कर रहा है। तो देखिए ये हमने आपको सारा कुछ बताया, आपको LNG के बारे में, एक वैश्विक स्तर पे भी क्या इसकी डिमांड है और जो है भारत में क्या क्या इनिशिएटिव हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको बताई। अब समय है आपके लिए एक संभावित प्रश्न का। तो तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ लिखा है सही नहीं है। तो पहला कथन क्या है, LNG में कच्चे तेल की तुलना में अधिक ऊर्जा घनत्व होता है। बी आपको कह रहा है कि LNG नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करता है। सी आपसे कह रहा है द्रवीकरण प्रक्रिया में कम ऊर्जा का उपयोग होता है और कोई ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न नहीं होती। डी आपसे कह रहा है LNG ईंधन तेल की तुलना में 30% कम कार्बन डाइऑक्साइड और कोयले की तुलना में जो है 45% कम कार्बन डाइऑक्साइड का जो है उत्सर्जन कर रहा है। तो आप इसका अगर आंसर देखें तो वैसे ही देख के पता लग रहा होगा आपको कि इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है लास्ट में कि किसी भी तरीके की ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं हो रहा है। आज तक कोई भी ऐसा जीवाश्म ईंधन नहीं है जो बिल्कुल भी जो है पॉल्यूटेंट को उत्सर्जित ना करता हो। थोड़ी बहुत मात्रा में तो जो हमारे पॉल्यूटेंट हैं या ग्रीन हाउस गैस है वो उत्पन्न होती ही होती है। आज की वीडियो में हम आपसे इतना ही डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।